नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपी क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति मालूम होगा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो इंडियन ज्योग्राफी चल रही है वर्तमान में, और उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ भारत का भौतिक विभाजन। और भारत के भौतिक विभाजन को पढ़ते पढ़ते आज हमारी ये चौथी क्लास है भारत के विभाजन के रूप में। अगर मैं बात करूं इंडियन ज्योग्राफी की, क्लास नंबर 10 है ये आज, ठीक है। यानी इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी की हमारी 9 क्लासें पूर्व हो चुकी हैं। यदि आप में से अगर कोई भी अगर नया हो तो हमारी पूर्व क्लासें को जो 9 क्लासें हो चुकी हैं वहां से देखिए, तब आपको वहां से मालूम चलेगा कि आपका बेस क्या है, बेसिक में किस प्रकार से हमको पढ़ना है, वो जानकारी हमको क्रिएट होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति मालूम हो गया होगा, मेरा नाम है साहिल शेख और मैं आपके जीएस की कंप्लीट तैयारी को आसान बनाने के लिए इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। और मेरा उद्देश्य रहता है कि कोई भी चीज पढ़ाओ तो पहले उस चीज का थ्योरी पढ़ाओ। थ्योरी पढ़ाओगे तो वह व्यक्ति या जिसको आप पढ़ा रहे हैं वह उस इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी अभी मैं वर्तमान में पढ़ा रहा हूं और उसकी आज क्लास नंबर 10 है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो इसके जस्ट बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास यानी इस वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं कोर्स लेके आऊंगा। पॉलिटी आएगी उसके बाद, फिर इकोनॉमी, फिर उसके बाद हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री में हम तीनों पार्टों को डिस्कस करेंगे। पहला एंशिएंट, दूसरा मेडाइवल, तीसरा मॉडर्न। साइंस की बात करें अगर हम, साइंस के भी तीनों पार्ट, इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायो, उसके अलावा स्टैटिक जीके। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अपना इस चैनल पर मैथ की क्लास भी अवेलेबल रहेगी जो अभी वर्तमान में नहीं चल रही है। इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। मैं जल्द ही आपके मैथ के किसी ना किसी एडुकेटर को आपके इस चैनल पर पढ़ाने के लिए हम अवेलेबल करवाएंगे जल्द से जल्द। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग का बैच आप सभी लोगों का चल रहा है जो फाउंडेशन कोर्स है 2022 के नाम से आपके इसी चैनल पर चल रहा है, जो मैं स्वयं आपको पूरा का पूरा फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहा हूं। अगर आपका बेसिक एकदम से कमजोर है तो आप हमारे साथ 3 से 4 महीने के लिए आप रीजनिंग में हमारे साथ देखिए। देखिए, मैं अन्य एजुकेटर की बात नहीं कर रहा हूं जो फ्री क्लासें पढ़ाते हैं। तो मेरा उद्देश्य है मैं फ्री पढ़ाऊं या पेड पढ़ाऊं, मैं आपको उतना अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता हूं जो शायद ही पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं मिलता होगा। लेकिन वो आप सभी लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आते हैं, वही करवा देते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि पहले उस चीज की थ्योरी कराऊं, थ्योरी कराने के बाद ही मैं उस चीज की PYQ कराऊं तो ज्यादा ही अच्छा होगा। तो चलिए हम ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के हम क्लास को स्टार्ट कर लेंगे यहीं से। देखिए, अगर मैं बात करूं, देखिए ये हमारा भारत है। सबसे पहले इसी में हम समझेंगे। और ये भारत का सॉरी जो भारत का स्वरूप हमने पढ़ा था, अर्थात हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया हमने पूरा का पूरा, ठीक है। तो आज का जो क्लास हमारा होने वाला है उसको आप हेडिंग बनाइए इस प्रकार से, हिमालय का हिमालय का वर्गीकरण। भाईजान, हिमालय का वर्गीकरण। एक मिनट सुनना, जब बोलेंगे फोन दे देना, हाँ? ठीक, देखो हिमालय की वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं इस प्रकार से आप सभी लोग हेडिंग बनाइए, हिमालय का वर्गीकरण। अब आप कहेंगे कि हिमालय का वर्गीकरण का अर्थ क्या हुआ? आपने तो हमको पूरा का पूरा हिमालय पढ़ा दिया है। इसमें आपने पूरे के पूरे हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेट हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा आउटर हिमालय। तो इतना आपने बताया था, ठीक है, मैं इतना तो बताया था। लेकिन आज मैं पूरे हिमालय का वर्गीकरण कराऊंगा कि हिमालय को हम
कहां से कहां तक लेकर इस हिमालय का नाम देंगे, किस एरिया से लेकर किस एरिया तक ये नाम देंगे, तो वही आज मैं आप सभी लोगों को हिमालय का वर्गीकरण करके पूरा का पूरा बताने का प्रयत्न करूंगा। सुनिएगा मेरी बात, पूरा मैं हिमालय ले रहा हूं आपके सामने। यूं मान लीजिए इस प्रकार से हिमालय है। पूरा मैं हिमालय श्रृंखला की बात कर रहा हूं। इस प्रकार से मान लीजिए, यहाँ पे आप नाम नोट कीजिए कि ये हिमालय श्रृंखला है। हिमालय श्रृंखला है और इसी का मैं आज आप सभी लोगों को वर्गीकरण कराऊंगा। इसमें नदियों का इंपॉर्टेंट बहुत ही अधिक होगा। तो ये मत सोचिएगा आप सभी लोग कि आप नदियों के बारे में अभी ही पढ़ा रहे हैं, नहीं भाई। मैं आपको नदियों के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा और बहुत बेसिक में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो मैं कह सकता हूं कहीं यहीं से सिंधु रिवर जो है निकलती है और हमारे भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए, अर्थात जो लद्दाख है, यहाँ पर है लद्दाख, यहाँ से निकलते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये हो गया। अब आप कहेंगे कि आप बता रहे हैं हिमालय का वर्गीकरण, इसमें सिंधु नदी का क्या चक्कर है, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में अगर बात करूं, सबसे पहले सिंधु की ही एक सहायक नदी है, अर्थात ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का अर्थ यहाँ से हुआ कि किसी भी नदी की सहायक नदियां, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से एक सहायक नदी निकलती है और वो हिमाचल प्रदेश से ही निकलते हुए ये भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करते हुए ये इस प्रकार से सिंधु नदी से ये जाती है मिल। ठीक है, सिंधु नदी से मिल जाती है। उसके अलावा मैं कह सकता हूं कि कहीं यहीं पर नेपाल में एक नदी प्रवाहित होती है। इस नदी का आप नाम लिखिए, सतलज नदी। और यहीं के कहीं प्रवाहित होती है एक नदी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, काली नदी। काली नदी ये कहां पर प्रवाहित होती है, आप सभी लोग नाम नोट कर लीजिए, नेपाल। सतलज नदी कहां से भारत में प्रवेश करती है, तो मैं कह सकता हूं हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। सिंधु नदी तो आप सभी लोगों को पता ही है, चाइना में है। ठीक है, चाइना से होते हुए अर्थात तिब्बत से आते हुए हमारे भारत में प्रवेश कर जाती है। अब उसके बाद मैं अगर बताऊं तो देखना अभी यहाँ पे नदियों का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पर मैं हिमालय का वर्गीकरण करूंगा। अब मैं अगर सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम में कहीं यूं इस प्रकार से एक नदी है जिसका नाम है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी जो है ये सिक्किम के ऊपर से फ्लो करते हुए ये हमारे भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद एक अन्य और भी नदी है जो चाइना से निकलते हुए भारत के एकमात्र राज्य एक राज्य अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये मेघालय में प्रवेश करते हुए ये बांग्लादेश में आ जाती है, जहां गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो मैं सब कुछ ये पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे जानना है कि हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। इसका मैं नाम दे रहा हूं ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी। अब समझना यहाँ पे रोल क्या है, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं आप सभी लोगों को। उद्देश्य मेरा ये था कि इन दो नदियों के बीच के स्थान को हम कह सकते हैं कि ये यह हिमालय है, ये वह हिमालय है। सुनिएगा मेरी बात, मैं आपसे साफ और सरल शब्दों में मैं यही कहूंगा कि सिंधु नदी, मैं यही कहूंगा कि सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य का जो क्षेत्र होता है इसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। मैं इसे नाम दूंगा सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य का जो क्षेत्र है, मैं इस स्थान को मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा आप सभी लोगों को या पंजाब हिमालय इसको बोलिए या आप बोलिए इसी को कश्मीर हिमालय। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, पंजाब
कश्मीर हिमालय। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप सभी लोग, अगर मैं जब भी बात करूंगा, सतलज नदी कहां पर है? ये भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए ये आती है और पाकिस्तान में जाके ये सिंधु नदी से मिल जाती है। इसलिए सिंधु नदी से जब मिल रही है तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, अर्थात सहायक नदी है। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आता है कि सतलज नदी, ये सतलज नदी आपको दिख रहा है ये, और काली नदी जो नेपाल में प्रवाहित होती है, नेपाल से इसका उद्गम होता है। सतलज नदी और काली नदी के मध्य का जो भाग है उसे हम किस हिमालय के नाम से जानते हैं? तो हम कहेंगे इसे हम बोलते हैं कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। ये हो गया। अब मैं उसके बाद अगर मैं बात करूं, काली नदी, काली नदी और तीस्ता नदी, सुनिएगा मेरी बात, ये काली नदी कहाँ पे प्रवाहित हो रही है? नेपाल में, और तीस्ता नदी सिक्किम में। ठीक है, यूं इस प्रकार से। तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, किस हिमालय के नाम से जानते हैं? तो आप सभी लोग नाम नोट कीजिए, इस हिमालय को कहते हैं हम नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल जो है पूरा का पूरा हिस्सा इसके अंतर्गत आ रहा है। तो भाई इसलिए सोचा गया होगा बहुत साल पहले, ये बताया गया होगा कि हाँ नेपाल पूरा का पूरा इस काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य आ रहा है, तो इसका नाम रख दो नेपाल हिमालय, जिस कंडीशन से भी रखा गया है नाम। लेकिन इतना ध्यान में रखना है आपको कि काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य जो क्षेत्र बच रहा है आप ये, तो ये इसको बोलेंगे हम नेपाल हिमालय। अभी मैं एक एक करके बिल्कुल विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये देखिए तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर के मध्य जो भी स्थान बच रहा है, तो इसके मध्य जो भी हिमालय है उस हिमालय का नाम क्या है? तो मैं आपसे कहूंगा कि इसका हिमालय का नाम है असम हिमालय। इस हिमालय का नाम दिया गया है असम हिमालय। सो होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने आपको ये बताया, ये हिमालय का पूरा क्षेत्र पहले हमने आपको बताया, इसके बारे में हमने डिटेल्स में चर्चा की कर चुके हैं हम पहले ही, क्योंकि ये आज हमने आपको पहले ही बता दिया था कि क्लास नंबर 4 है। और इस हिमालय का हमने वर्गीकरण कर दिया कि कहाँ से लेकर किस क्षेत्र के मध्य पंजाब हिमालय, और किस क्षेत्र से किस क्षेत्र तक कुमाऊं हिमालय, किस क्षेत्र से लेकर किस क्षेत्र तक नेपाल हिमालय, और कहाँ से लेकर कहाँ तक असम हिमालय है। ये आपके सामने हमने डिटेल्स में चर्चा किया। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। मैपिंग के थ्रू आप सभी लोग समझ लिए होंगे। तो चलिए मैं यहाँ से पूरा का पूरा करूंगा इरेज, और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा हर एक चीज को। देखिए हमने आपको बताया था अभी, जो हिमालय था यूं इस प्रकार से पूरा का पूरा फैला हुआ था। तो इस प्रकार से आप मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो हिमालय अभी हमने आपको जस्ट बताया था, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, यहां तक पूरा का पूरा है। अब सबसे पहले हमने तो आपको बताया था कि सिंधु नदी और हमने बताया था सतलज नदी के मध्य के जो क्षेत्र को हमने अभी बताया था, इसको हम कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। यहां से आप सभी लोग हेडिंग बनाइए, पहला कश्मीर, या मैं कह सकता हूं कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों की हेडिंग होनी चाहिए, पहला हेडिंग। सब कुछ हिमालय का वर्गीकरण हमने आपको करके बताया, ये सब सारे पार्ट इसी के अंतर्गत निकल कर आ रहे हैं। कश्मीर या पंजाब हिमालय का क्षेत्र, सबसे पहले आप सभी लोग ये नोट डाउन कीजिए कि इसका क्षेत्र
किन दो नदियों के मध्य आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कहा ये सिंधु रिवर और ये सतलज रिवर। तो नाम नोट कीजिए, सिंधु और सतलज के मध्य क्षेत्र को हम, यानी इन दोनों के मध्य क्षेत्र को हम क्या नाम दिए हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय। ये बात तो हो गई। इसमें बात ये आती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है, तो मैं कह सकता हूँ पंजाब हिमालय पूरा का पूरा सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के क्षेत्र तक तो विस्तार है इसका, इसलिए हमने यहाँ तक के क्षेत्र को हमने कश्मीर या पंजाब हिमालय माना। तो यहाँ से हमारा प्रश्न ये होता है कि इन दोनों के मध्य जो भी कितने डिफरेंस कितना है, कितने किलोमीटर का, आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा। 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। लंबाई में विस्तृत है। ठीक है, यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। इतनी बात क्लियर कि अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि कश्मीर या पंजाब हिमालय का क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य है, तो आपको मैप, आपको आंख बंद करना है, सोचना है कि हमने आपको मैप के थ्रू बताया था कि सिंधु और सतलज नदी के मध्य का जो भी क्षेत्र है लगभग 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। उस हिमालय को हमने वर्गीकरण किया, तो उस हिमालय को हमने नाम दिया कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरा नाम आप सभी लोग यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। दूसरा, हमने अभी आपको बताया था कि यहीं कहीं से काली नदी निकलती है, काली रिवर, जो नेपाल से इसका उद्गम माना जाता है। तो अगर हमने अभी आपको बताया कि ये सतलज नदी और काली नदी के मध्य जो भी हिमालय आ रहा है, उस हिमालय का हमने आपको नाम बताया था कुमाऊ। कुमाऊ हिमालय हेडिंग बना लीजिए आप सभी लोग, कुमाऊ हिमालय। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले बात ये आनी चाहिए कि आप ये बता दीजिए कि किन दो नदियों के मध्य ये इसका विस्तार क्षेत्र है। तो यहां से नोट करिएगा, सतलज नदी और मैं कह सकता हूं काली नदी के मध्य, काली नदी के मध्य। अब इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि कुमाऊं हिमालय का विस्तार इस सतलज नदी से लेकर काली नदी तक, अर्थात यहां से लेकर यहां तक विस्तार है। तो ये कुमाऊं हिमालय जो है यहां से लेकर यहां तक का विस्तार है, तो लगभग कितने किलोमीटर तक इसका विस्तार है, यहां से आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा। मैं कह सकता हूं 320 किलोमीटर। ठीक है, 320 किलोमीटर की लंबाई में यह विस्तृत है, अर्थात फैला हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर मैं आपसे बात करूं इस कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत, क्योंकि कुमाऊं हिमालय की मैं कह सकता हूं इस कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत इसकी सबसे ऊंची चोटी, ध्यान देना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय का वर्गीकरण आपने पढ़ा है, तो आप सभी लोग सोचिएगा हाँ हमने हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा है और 4 प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, जिसमें सबसे पहला कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कुमाऊं हिमालय। तो हम कह सकते हैं ये जो कुमाऊं हिमालय आप देख रहे हैं, इस कुमाऊं हिमालय की मैं कह सकता हूं इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है नंदा देवी, जिसकी मैं ऊंचाई अगर बताऊं आप सभी लोगों को एग्जैक्ट डेटा 7,817 मीटर है। और बात ये आ जाती है कि ये कुमाऊं हिमालय
सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नंदा देवी, जो कहाँ पर स्थित है आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। ये रीजन क्या दिख रहा है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड है यहाँ से। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड, उत्तराखंड में यह नंदा देवी है। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि यह जो हिमालय है, अभी सबसे पहले हमने आपको बताया था कश्मीर या पंजाब हिमालय, तो मैं कह सकता हूँ कि यह हिमालय जो कुमाऊं हिमालय आप देख रहे हैं, तो यह हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। अर्थात इस हिमालय के अंतर्गत, यानी ये इस हिमालय जो भी हमने हिमालय का वर्गीकरण किया, कश्मीर या पंजाब हिमालय की अपेक्षा, मैं कह सकता हूँ, लिख दे रहा हूं मैं आपके सामने, यह हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोगों को हो जाना चाहिए। उसके बाद बाद अगर मैं बात करूं, मैं कह सकता हूं इसी हिमालय के अंतर्गत, मतलब कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत, यहाँ पे नोट कीजिए, मैं कह सकता हूं इसके अंतर्गत, अर्थात इस हिमालय, मतलब कुमाऊं हिमालय का जो भी क्षेत्र है, इस कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत, ठीक है, भारत की कुछ यानी प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं, जिसका नाम आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला नाम नोट कीजिए, बद्रीनाथ। दूसरा मैं कह सकता हूँ ये देखिए धाम है, केदारनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ। उसके अलावा मैं कह सकता हूँ केदारनाथ। केदारनाथ के अलावा मैं कह सकता हूँ त्रिशूल, माना, गंगोत्री, यमुनोत्री। सब नोट कर लीजिए आप सभी लोग, त्रिशूल, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, और नंदा देवी, कामेत आदि। नंदा देवी तो हमने आपको बता दिया, उसके अलावा लिख लीजिए आप सभी लोग कामेत आदि, यहाँ के यहाँ के प्रमुख चोटियां हैं। प्रमुख चोटियां हैं, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बारे में, यानी इस कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत, जब हमने आपको बता दिया कि इसके अंतर्गत कुछ हिमालय, यानी यहाँ से लेकर जो पूरा का पूरा विस्तार आपको दिख रहा है, इसी के अंतर्गत ही तो कुमाऊं हिमालय आपने नाम डिक्लेयर किया। तो उसी के अंतर्गत कुछ प्रमुख चोटियां हैं, इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, यमुनोत्री, कामेत आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। मैं कह सकता हूँ इसी में से कुछ चोटियां हैं, अर्थात कुछ चोटियां हैं जहां से हमारे भारत में कुछ नदियों का उद्गम होता है। अगर मैं बात करूं, गंगोत्री से मैं बात करूं, तो मैं कह सकता हूं गंगा नदी का उद्गम है। अगर मैं यमुनोत्री बात करूं, यमुनोत्री की, तो यहां से यमुना नदी का उद्गम है। यूं इस प्रकार से देखिए आप सभी लोग, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार में, वेस्ट बंगाल में आते हुए इसकी दो धाराओं में ये विभक्त हो जाती है। और यहीं से यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आके, ठीक है, इलाहाबाद में आकर कहाँ किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए, दो भागों में तो हमने डिवाइड करके पढ़ लिया। अब मैं बात करता हूँ नेपाल हिमालय की। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे अपने अगले सेशन में। तो इसको आप सभी लोग यहाँ से हटाइए पूरा का पूरा। ठीक है, तीसरा जो है पॉइंट है, उस पॉइंट को आप सभी लोग नोट डाउन करिए। अब मैं बात करूंगा नेपाल हिमालय की।
नेपाल हिमालय। हेडिंग बनाइए यूं इस प्रकार से। अब चलिए हम नेपाल हिमालय के बारे में सबसे पहले जानते हैं। हमने आपको ये बताया सतलज नदी और काली नदी के मध्य के जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र को हमने जाना अभी कुमाऊं हिमालय के नाम से। अब मैं अगर बात करूं कि तीस्ता नदी और काली नदी के मध्य जो क्षेत्र हैं इस हिमालय को हम जानते हैं नेपाल हिमालय के नाम से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये किस नदी से किस नदी के मध्य, तो मैं कह सकता हूं नेपाल हिमालय जो है या काली नदी से लेकर मैं कह सकता हूं तीस्ता नदी कहाँ, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम तक इसका विस्तार है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य ही तो नेपाल हिमालय है। तो ये लगभग कितने किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, तो हम कह सकते हैं 750 किलोमीटर की, ठीक है, का इसका क्षेत्र तक विस्तार है। उसके अलावा क्या पॉइंट बन सकते हैं, मैं कह सकता हूं यह हिमालय जो नेपाल हिमालय देख रहे हैं, मैं कह सकता हूं यह हिमालय लगभग और लगभग ये माना गया है कि 1,16,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, या ठीक है, या 1,16,800 किलोमीटर है, ये माना गया है नेपाल हिमालय लगभग इतना है, इतना वर्ग किलोमीटर है। अब मैं कह सकता हूं इसी हिमालय श्रेणी को, ठीक है, ये जो नेपाल हिमालय देख रहे हैं, मैं कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इसी हिमालय श्रेणी को अर्थात नेपाल हिमालय को, मेरा कहने का अर्थ ये है, मैं कह सकता हूं इसी इसी हिमालय श्रेणी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहां कहां पर आप सभी लोग नोट डाउन कीजिए। पहला, सिक्किम में नेपाल हिमालय को, अर्थात यहां पर सिक्किम में नेपाल हिमालय को सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं आप सभी लोग, यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और उत्तराखंड हो गया, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा मैं कह सकता हूँ पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर, ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत। तो नेपाल हिमालय को मैं कह सकता हूँ पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी नेपाल हिमालय को भूटान में भूटान हिमालय कहते हैं। ये देखो भूटान, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है यहाँ पे नेपाल हिमालय का। तो नेपाल हिमालय को अन्य जगह पर अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। तो यहाँ से नेपाल हिमालय भी आप सभी लोगों का हो गया क्लियर। तो मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूंगा आगे। अब आगे एक हिमालय हमने और भी, हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया था। अब मैं बात करूं अगर असम हिमालय, असम हिमालय की अगर मैं बात करूं तो असम हिमालय का क्षेत्र आप देखिए, ये यहां से यूं इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी, और मैं कह सकता हूं साफ शब्दों में मैं यहां से ये कह सकता हूं कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। यानी जो असम हिमालय है, असम हिमालय का विस्तार ये देखिए, इस तीस्ता रिवर से लेकर सतलज नदी तक असम हिमालय के भाग पूरे के पूरे इस क्षेत्र को हम असम हिमालय कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं बात करूं असम हिमालय के बारे में कि तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक तो इसका विस्तार है, लेकिन बात यहां से ये आती है
कि इन दोनों के मध्य तो इसका विस्तार है, तो कितने किलोमीटर तक इसका विस्तार है, तो मैं कह सकता हूं 750। ठीक है, 750 किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्र तक यह विस्तृत है। एक्चुअल में मैं शायद आप सभी लोगों को नेपाल हिमालय के बारे में बता दिया था, इसका जो विस्तार है 750 है, तो उसको आप सभी लोग इरेज कर लीजिएगा। एग्जैक्ट डेटा 750 असम हिमालय तक का विस्तार है, और नेपाल हिमालय में अगर हमने आपको ध्यान से नहीं आ रहा है, शायद मैंने आपको 750 बताया है, तो वहां पे 800 किलोमीटर की यानी 800 किलोमीटर तक उसका क्षेत्र अर्थात ये विस्तृत है। ये नहीं, इसके पहला वाला जो हमने हिमालय बताया था अर्थात नेपाल हिमालय को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, यहां तक तो विस्तार है। अब मैं बात करूं असम हिमालय के ही अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत असम हिमालय के ही अंतर्गत मैं कह सकता हूं कुछ प्रमुख नदियां हैं, जिसमें मैं कह सकता हूं दिबांग, ठीक है, दिहांग, दिबांग, दिहांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र। यानी असम हिमालय के अंतर्गत कुछ इस प्रकार की नदियां हैं जिसका विस्तार इस हिमालय के अंतर्गत ही आ रहा है। इसमें हमने आपको बताया दिबांग, दिहांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख नदी जो हैं ये असम हिमालय के पार्ट हैं। दूसरा मैं कह सकता हूं कि असम हिमालय के ही अंतर्गत, असम हिमालय के ही अंतर्गत मैं कह सकता हूं हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। भाई हिमालय ये है, तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है इसको हम नामचा बरवा कहते हैं। मैं कह सकता हूं असम हिमालय के अंतर्गत हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है उसका नाम है नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं 7,756 मीटर। ठीक है, नामचा बरवा है जो अरुणाचल प्रदेश, देखिए जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा, ठीक है, सीमा के मध्य स्थित है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ही बात नहीं आती, इसके अंतर्गत कुछ और भी जानकारी हमको होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि इसी के अंतर्गत अर्थात असम हिमालय के अंतर्गत मैं ये कह सकता हूं कुछ ऐसे दर्रे हैं जो विस्तृत हैं, जिसमें जेलेपला, बुमला, सेला, तेगा, सेला, तेगा, कारपोला आदि इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक तो आप सभी लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा वेट कीजिएगा। थोड़ा सा 1 मिनट और रुकिएगा। चलिए, देखिए हमने बताया कि हिमालय का वर्गीकरण बताया हमने, और 4 भागों में हिमालय को डिवाइड किया। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को हिमालय श्रृंखला आज से यही समाप्त होता है। पूर्ण हिमालय श्रृंखला यहाँ से समाप्त होता है। अब आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए, एक हेडिंग, और उस हेडिंग का नाम है, हेडिंग बनाइए इस प्रकार से,
हेडिंग बनाइए, हिमालय की घाटियां। हिमालय की घाटियां, यूं इस प्रकार से आप सभी लोग हेडिंग बनाइएगा। सुनिएगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम घाटी किसे कहते हैं। घाट, भाई आप देखते होंगे घाट वगैरह, घाट किसे बोलते हैं भाई हम, क्या आप बता सकते हैं। घाटी, देखो एक होता है घाट, एक होता है घाटी, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात, आप सभी लोग यहाँ से, बहुत शानदार उम्दा कॉन्सेप्ट है यहाँ से। सबसे पहले तो आप इसके बारे में लिखिए कि घाटी किसे कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के बीच, ठीक है, पहाड़ों के बीच स्थित स्थित समतल मैदान को, समतल मैदान को घाटी कहते हैं। यह बात यहीं तक सीमित नहीं होती, ठीक है। ये जो आपने बता दिया ये बात तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ तक सीमित नहीं होती। आपने ये बताया कि घाटियां किसे कहते हैं, तो हमने बताया दो, सुनिएगा मेरी बात, दो या दो से अधिक पर्वतों के मध्य या पर्वतों के बीच स्थित जो समतल मैदान होते हैं उसे हम कहते हैं क्या, घाटी कहते हैं, घाटी। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं। ये मान लीजिए आपकी भूमि है, ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि यहीं पर कुछ पर्वत यूं इस प्रकार से स्थित हैं, ठीक है। देखिएगा, यहां से समझने का प्रयास करिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ये दो तो यहां से क्या हो गए, पर्वत हो गए, ये भी यहां से क्या हो गए, पर्वत हो गए। लेकिन इन दो पर्वतों के मध्य जो इस प्रकार से जो समतल भूमि आ रही है इसी को ही हम कहते हैं घाटी। समझिएगा बात, बात को समझते रहिएगा, एक एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मैं कुछ कल, कल नहीं, कल तो शायद शायद परसों, परसों की जो क्लास होगी आप सभी लोगों की फ्राइडे को, तो फ्राइडे को आप सभी लोगों की क्लासें नहीं होगी, ठीक है, पहली बात। और फ्राइडे को मैं आप सभी लोगों को कुछ स्टैटिक जीके के पार्ट में कवर करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं फ्राइडे को आप सभी लोगों के लिए क्लास नहीं रहेगी, ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये क्लास नहीं रहेगा। फिर अगले सैटरडे से आपकी क्लास, सैटरडे टू, ठीक है, सैटरडे के बाद फ्राइडे से पहले आप सभी लोगों की क्लास रहेंगी। और फ्राइडे को मेरा पूरा प्रयास रहेगा कम से कम 2 से 3 स्टैटिक जीके का पार्ट में समझाऊं, और कुछ ज्योग्राफी के ऐसे पार्ट हैं जो आप सभी लोगों को ना मालूम हो, ठीक है, कि एक्चुअल में इसे हिमालय का वर्गीकरण कैसे हुआ, हिमालय कैसे आया, ये मैं आप सभी लोगों को स्टैटिक जीके के में लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम की घाटियां किसे बोलते हैं। चलिए, सबसे पहली बात तो यहां से ये आ जाती है, अब हेडिंग बनाइएगा भाई। अब आप सभी लोग ध्यान से समझना, भाई घाटियां वहीं होंगी, घाटियां की परिभाषा आपने बताया, दो या दो से अधिक पहाड़ों के मध्य या पहाड़ों के बीच स्थित समतल, समतल मैदान को हम पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। बात यहीं तक सीमित नहीं, हमने आपको एक डायग्राम के थ्रू हमने आपको बताया कि इस प्रकार से इसे बोलते हैं घाटी। तो क्या आप सभी लोग कल्पना कर सकते हैं, हमने बताया पहाड़ों के मध्य, तो पहाड़ जाहिर सी बात है भाई, उत्तर भारत में पूरे के पूरे हिमालय में पहाड़ ही पहाड़ तो हैं, तो हमको पहाड़ वहीं मिलेंगे जहाँ, सॉरी, घाटियां वहीं मिलेंगी जहां पर्वत वगैरह होंगे। अब इस प्रकार से अभी हम आपको जब पढ़ाएंगे यहाँ पे पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट, और हम आपको पढ़ाएंगे पूर्वी घाट, यहाँ पर भी आप सभी लोगों को पर्वत मिलेंगे, गिरी वगैरह के पर्वत जो भी हैं
उसके अलावा अभी यहाँ पे नारकोंडम वगैरह जो भी सारे पर्वतें हैं सब कुछ आपको बताया जाएगा, वहां पर भी घाटियां पाई जाएंगी। तो यहाँ से आप सभी लोगों को सिंपल ध्यान रखना है कि घाटियां वहीं पाई जाएंगी जहां पर्वतों का विस्तार होगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं हिमाचल प्रदेश में स्थित घाटियां, हेडिंग बना लीजिएगा इसको। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा इसको आप सभी लोग। सबसे पहली घाटी जो यहाँ पे निकल के आ रही है, सुनिएगा मेरी बातों को, हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, ठीक है। मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक पूर्ण पूरा का पूरा लद्दाख है, ठीक है। ये लद्दाख का रीजन हो गया। और यहां से ये निकल के आ गया जम्मू कश्मीर। उसके बाद मैं कह सकता हूं यहां से निकल गया पंजाब। और यहां से निकल के आ गया पूरा का पूरा ये देखिए लद्दाख। और यहां से बचा कौन, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद यूं इस प्रकार से बच गया उत्तराखंड। तो मैं यहाँ पे हेडिंग आपको क्या बनवाया हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो घाटियां हैं वो आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं। यह है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश की सारी घाटियों को आप सभी लोग यहाँ पे नोट करिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ सारी की सारी घाटियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं, ठीक है। आप कहिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ या कहिए मैं वहां पे बता दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको नोट्स में क्रिएट करवा रहा हूँ, वो बेटर रहेगा। सबसे पहली मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को चुंबी घाटी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, कहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा अगर मैं बात करूं कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी पूछा जाएगा आपको बताना है ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। अगर मैं तीसरा बात करूं इसमें मैं कहूंगा लाहुल, या आप मैं कह सकता हूं इसी को स्पीति घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चौथा जिसमें मैं कह सकता हूं कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी ये भी है हिमाचल प्रदेश में। अगर मैं पांचवा बात करूं इसमें मैं कह सकता हूं पार्वती घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि पर घाटियां वहीं होंगी जहां पर्वतों का विस्तार होगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो घाटियां थी वो मैंने आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास किया और ये आप सभी लोगों को समझ में भी आ गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे नोट बनाइए आप सभी लोग कि कुछ अन्य घाटियां जो हैं उसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से नोट बनाइए यहाँ से कुछ अन्य घाटियां, हेडिंग बनाइएगा और मैप के थ्रू मैं आपको दिखाता चलूंगा, ठीक है। एक एक जो भी घाटियां आप बताऊंगा मैं आपको, वो तो हिमाचल प्रदेश था, सिंपल मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं कह सकता हूं मूर्खा घाटी, ठीक है। मूर्खा घाटी ये कहां पर है, मैं कहूंगा यही लद्दाख में स्थित है मूर्खा घाटी, ये हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं इसको मैं बोलता हूं कश्मीर घाटी, भाई ये तो कश्मीर में ही होगा। मैं कह सकता हूं महान हिमालय या जो कश्मीर घाटी है यह
महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। महान हिमालय क्या है, पीर पंजाल श्रेणी क्या है, सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आपकी पहली क्लास है तो इससे पहले 9 क्लासें हो गई हैं, वो क्लासों को आप देखिए। ठीक है। उसके अलावा मैं बताऊं आप सभी लोगों को, नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी कहाँ पे है? मैं कह सकता हूँ लद्दाख में स्थित है। ठीक है, यूं लद्दाख में इस प्रकार से। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दून घाटी है, दून, ये कहाँ पे है? भाई जाहिर सी बात है ये उत्तराखंड में ही होगा और ये शिवालिक हिमालय के ही पार्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फूलों की घाटी, वाह वाह, काफी बार प्रश्न पूछा गया है। फूलों की घाटी ये कहाँ पर है? आपको बताना है उत्तराखंड। अगर मैं बात करूं और भी घाटियां हैं, इसमें मैं कह सकता हूं शोर वैली, आप देख रहे हैं ये कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। ये देखिए उत्तराखंड ये है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे, मैं कह सकता हूं नेलांग घाटी। नेलोंग घाटी जो है ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है। उसके अलावा एक घाटी और है, इसको मैं बात करूंगा यूथांग। यूथांग घाटी ये जो पड़ेगा ये है सिक्किम में। ये देखिए सिक्किम, यहीं पर है यूथांग। ठीक है। उसके अलावा और भी है, जैसे मैं बात करूंगा साइलेंट वैली अर्थात शांत घाटी। तो ये आप सभी लोग आश्चर्य करेंगे भाई केरल में कैसे चला गया? आपने बताया कि पर्वतों में ही विस्तार है भाई, तो मैं कह सकता हूँ ये जो शांत घाटी है ना, नीलगिरी पर्वत के ही ये पार्ट हैं। ठीक है, नीलगिरी पर्वत के ये पार्ट हैं। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं अगर कि ये यहाँ तक तो थे आप सभी लोगों की सारी घाटियां। सो होप कि आप सभी लोगों का आज से हिमालय का जो भी रीजन था, जो भी पार्ट थे, वो मैंने आप सभी लोगों को क्लियर किया। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को कोई दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। अब हमारा यहाँ से हिमालय के जितने भी पार्ट थे वो यहाँ से कंप्लीट हुआ, और हम आगामी क्लास में क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को आज की क्लास में ही डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। कल तो क्लास आपकी होगी नहीं, तो उसके अगले दिन जब जब भी क्लास होगी तो उसमें हम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे भारत के दर्रे। तो भारत के दर्रों के बारे में मैं आप सभी लोगों को विस्तार से समझाऊंगा और सारी चीजें मैं आपको मैपिंग के थ्रू समझाने का प्रयत्न करूंगा। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और एक बात जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या मैं जो हैंड राइटिंग से लिख कर पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको ये अच्छे हैं या पीडीएफ अच्छा है? मेरा मानना है कि मैं जिस प्रकार से आपको हैंड राइटिंग लिख के बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट है। तो आशा करता हूँ, आपसे विनम्र विनती करता हूँ कि आपका चैनल अभी बहुत छोटा है, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझिए या अपना मित्र समझिए या अपने एक परिवार का सदस्य समझिए या छोटा भाई समझिए। अपने इस चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देने के लिए एक दूसरे के पास जरूर शेयर किया करें और बताया करें। तो चलिए मिलते हैं हम आप सभी लोगों को आगामी क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।